Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. मैंने सबको म्यूट पे कर दिया। अगर किसी को सवाल पूछना हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता है, और मेरी कोशिश होगी कि प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं सवाल ले सकूं आप लोगों से और आपको जवाब दे सकूं आपके सवालों का। अगर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको कोई सवाल बहुत ज़रूरी पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जी 10 बज गए तो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम रेहान बशीर है और मैं गुज़श्ता 20 साल से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था एज अ नेटवर्क इंजीनियर एक कंपनी में, और वहाँ से फिर मैंने 2 साल बाद रियलाइज़ किया कि सिक्योरिटी भी कोई चीज़ है। तो चुनांचे 2003 में मैंने CISSP का एग्ज़ाम दिया। उस वक़्त बहुत चंद लोग थे पूरी दुनिया में जिन्होंने CISSP का एग्ज़ाम दिया हुआ था, और वहाँ से मैंने अपने सिक्योरिटी के कैरियर का आगाज़ किया। वहाँ से आगाज़ किया। उसके बाद जब मैं सिक्योरिटी में आया तो मैंने एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर लेवल 1 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पे मैं कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजेशंस में जाके तो सपोर्ट किया करता था वेरियस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जिसमें फायरवॉल, एंटीवायरस और इस तरह की मुख्तलिफ सिक्योरिटी डिवाइसेस को इंस्टॉलेशन करनी, उनको सपोर्ट करना। ये काम मैंने किया अपने करियर के आगाज़ में। उसके बाद जैसे जैसे मेरा करियर ग्रो होता गया, मैं वहाँ से सिक्योरिटी इंजीनियरिंग से निकल के मैं ऑडिट एंड कंप्लायंस की तरफ आ गया, जिसमें मैंने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, ऑडिटिंग का, कंप्लायंस का, चाहे वो निस्ट की कंप्लायंस है, PCI कंप्लायंस है, SOX सार्बिन्स-ऑक्सले कंप्लायंस है, इन सब के ऊपर मैंने काम किया। कंप्लायंस का काम चूँकि बहुत ज़्यादा बोरिंग था मेरे लिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन लिखनी पड़ती है, आपको कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स रीड करने पड़ते हैं, रिपोर्टें लिखनी पड़ती हैं। तो मैं तकरीबन 4-5 साल बाद कंप्लायंस का काम करने से बोर हो गया, तो और वापस टेक्नोलॉजी की तरफ आ गया। जब मैं वापस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की तरफ आया तो मैंने नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के ऊपर बहुत काम किया। बहुत सारी मैं एज़ अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट बहुत जगहों पे जाके मैंने नेटवर्क टेस्टिंग की, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, रिपोर्ट्स लिखी, नेटवर्क रेड टीमिंग की, ब्लू टीमिंग की, ये सारे काम अपने करियर में किए। उसके बाद चूँकि सिक्योरिटी एक बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है, तो मेरा रुझान हुआ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स की तरफ, SCADA सिस्टम्स। 3 साल मैंने इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर काम किया, जिसमें मैंने ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स, इसके अलावा अदर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, वाटर, ऑयल एंड गैस के अंदर उनकी सिक्योरिटी के ऊपर काम किया मैंने। आजकल जो है मैं एक कंपनी में एज अ मैनेजिंग कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। अब इस वक्त मैं खुद से टेक्नोलॉजी का काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं मैनेज कर रहा हूँ बहुत सारे कंसल्टेंट्स को जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, और फोकस हमारा इस वक्त एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर है, जिसके अंदर CI/CD पाइपलाइंस, DevSecOps और इन चीज़ों के ऊपर काम किया। फोरेंसिक्स जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, जो कि तकरीबन थ्रू आउट द करियर मेरे साथ रही है। चाहे वो मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या वो उन केसेस के ऊपर काम किया जिसमें मिसिंग पर्सन के केसेस थे, तो मैंने लॉ इन्फोर्समेंट की भी उनमें हेल्प की यूजिंग फोरेंसिक्स। तो फोरेंसिक्स एक ऑलवेज ऐसी चीज़ है जो कि मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगी, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, करियर के हिसाब से,
اور اٹس چیلنجنگ. آپ کو ایک قسم کی پزل سالو کرنی ہوتی ہے جب بھی آپ کمپیوٹر فورینزکس کرتے ہیں. چاہے وہ کمپیوٹر کے اوپر ہے، چاہے وہ فون کے اوپر ہے، اینڈرائڈ فون، آئی او ایس ڈیوائسز، لیپ ٹاپس، ڈیسک ٹاپس. تو اس میں آپ کو ایک کیس ہوتا ہے آپ کے سامنے جس کو آپ نے ایک پزل کی طرح سالو کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، کبھی آپ اس میں نہیں کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ میرا ایک بیسک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسکس آف ڈیجیٹل اینڈ کمپیوٹر فورینزکس. اس ٹاپک میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، مگر آپ کو اوور ویو میں دوں گا کہ کمپیوٹر فورینزکس بیسیکلی ہوتی کیا ہے، آپ کو اس کے لیے بیسک نالج کیا چاہیے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا پریزنٹیشن میں آپ کو ایک آٹوپسی کے اندر، جو کہ ایک اوپن سورس فورینزکس ٹول ہے، ایک کیس کو اینالائز کر کے آپ کو لائیو دکھاؤں گا کہ بیسیکلی ایک کیس کو آپ بیسک کیسے اینالائز کرتے ہیں. تو چلیے، آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کوئی کوشچن ابھی تک آپ کو تو ضرور پوچھیے. اگر آپ نے مجھے فالو کرنا ہے ٹویٹر کے اوپر تو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @rehan2001. یہاں پہ میں موسٹلی سیکیورٹی کے اوپر اور اپنی جو میری ہابی ہے فوٹوگرافی کے اوپر اکثر ٹویٹس کرتا ہوں. تو آپ چاہیں تو فالو کریں. اور اگر آپ نے مجھے پروفیشنلی فالو کرنا ہے تو لنکڈن کا URL آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ بالکل فالو کر سکتے ہیں مجھے. نہیں جی، شروع کرتے ہیں. تو ہم لوگ پہلے سٹارٹ کریں گے کہ ڈیجیٹل فورینزکس ہوتی کیا ہے. تو یہ ایک صاحب ہے کین زٹیکو. انہوں نے ڈیجیٹل فورینزکس کی ایک ڈیفینیشن دی ہے جس کے اندر انہوں نے 6 بیسک چیزوں کو لسٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے ڈیجیٹل فورینزکس کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پراپر سرچ اتھارٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک انویسٹیگیشن کیس آیا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے یوزنگ ڈیجیٹل فورینزکس پرنسپلز. تو پہلا ہے پراپر سرچ اتھارٹی. آپ کو یہ انلیگل ہے کہ آپ کسی کے بھی کمپیوٹر سے جا کے اس کی ہارڈ ڈرائیو یا آپ اس کا میموری کا امیج لے کے تو اس کے اوپر انالیسس کریں. یہ ایک انلیگل پروسیجر ہے. آپ کے پاس پراپر سرچ اتھارٹی ہونی چاہیے، تبھی آپ جا کے کسی کے کمپیوٹر کو یا کسی کی الیکٹرانک ڈیوائس کو آپ اس کی سرچ اتھارٹی آپ کر سکتے ہیں. دوسری چیز چین آف کسٹڈی. چین آف کسٹڈی بڑی امپورٹنٹ ہے ڈیجیٹل فورینزکس کے لیے یا کسی بھی انویسٹیگیشن کے لیے. جب بھی آپ کرتے ہیں چین آف کسٹڈی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ کے پاس ایک ٹریک موجود ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ ایویڈنس کیسے حاصل کیا ہے. کیا وہ ایویڈنس آپ نے جسٹ آ کے اٹھا لیا ہے اور آپ لے کے لیب میں آ گئے اور اس کی انالیسس کر رہے ہیں، یا آپ کا انویسٹیگیٹر ہے، آپ کے سپیریئرز ہیں یا جنہوں نے وہ ایویڈنس لیا ہے اور اس کو آپ کو پراپرلی ٹرانسفر کیا ہے، آپ سے وہ ٹرانسفر ہو کے پراپرلی لیب میں گیا ہے. تو اس کا ایک پورا ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اور اس ڈاکیومنٹیشن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنس کہاں سے حاصل کیا، کس نے حاصل کیا، کس نے کس کو دیا اور کس طرح سے یہ لیب میں آیا. تو وہ چین آف کسٹڈی ڈاکیومنٹ یہ چیز اسٹیبلش کرتا ہے. اگر آپ کے پاس چین آف کسٹڈی اسٹیبلش نہیں ہے تو آپ کا جو ڈیجیٹل فورینزکس کا کیس ہے اس کو آپ کورٹ میں پریزنٹ نہیں کر سکتے. تیسری چیز جو ہے ڈیجیٹل فورینزکس کی وہ یہ ہے کہ ویلیڈیشن ود میتھمیٹکس. اس میں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کوئی پلس مائنس کرنا ہے. بیسیکلی ویلیڈیشن ود میتھمیٹکس مینس کہ آپ نے جب فورینزکس لیا ہے تو آپ نے اس کو اس کا ہیش الگوریدم کیلکولیٹ کرنا ہے. چونکہ ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہے وہ ایک انتہائی نازک چیز ہے اور اس کو کیس کو عدالت میں لے کے جانا اور یہ پروف کرنا کہ جب یہ جہاں سے یہ شروع ہوا تھا کیس اور اب تک یہ اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بحال ہے. اور وہ انٹیگریٹی جو ہے وہ ہیش الگوریدم سے، جو کمپیوٹر کے اندر آپ نے سنا بھی ہوگا SHA-1 ہیش یا اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیشز ہیں. جب آپ کمپیوٹر سے ہارڈ ڈسک لیتے ہیں اور اس کا ایک امیج بناتے ہیں فورینزکس کا تو اس وقت
जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं या हार्डवेयर आप यूज़ करते हैं उस इमेज बनाने का, वो एक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट ले लेता है उस इमेज की और वो आपको सेव कर लेता है। अब अगर वो मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका डिजिटल एविडेंस जो है वो टेम्पर्ड हुआ है, उसके अंदर किसी ने उसको चेंज करने की कोशिश की है। इसका अगर किसी ने इसको चेंज करने की कोशिश की है तो इसका मतलब ये है कि वो एविडेंस जो है वो अब कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होएगा। तो चुनाचा ये बड़ा ज़रूरी है एज पार्ट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी कि आप ऑल द वे अलोंग आप उसका जो है हैश एल्गोरिदम कैलकुलेट करें और मेक श्योर करें कि फ्रॉम स्टार्ट टू बिगिनिंग हैश एल्गोरिदम जो है उस डिजिटल एविडेंस का वो सेम है। चौथी चीज है यूज ऑफ वैलिडेशन टूल्स। वैलिडेशन टूल्स जो है ये एक बहुत बड़ी फील्ड है इसमें, और हम इनमें से एक वैलिडेशन टूल जो है वो हम आज यूज करेंगे जिसका नाम है ऑटोप्सी, जो कि ओपन सोर्स टूल है। तो वैलिडेशन टूल बेसिकली ये है कि आपने एक क्राइम कमिट हुआ या कुछ भी रीजन है जिसकी वजह से आपने डिजिटल फोरेंसिक्स करना है, तो अब आपने उसको एनालाइज कैसे करना है, उस चीज को वैलिडेट कैसे करना है कि क्या ये जो क्राइम है डिजिटल क्राइम ये हुआ है और ये कैसे हुआ है, और आपने उसको एनालाइज कैसे करना है। तो ये आप उन वैलिडेशन टूल्स को यूज करके आप देख सकते हैं। तीसरी चीज है रिपोर्टिंग। जब आपने एविडेंस ले लिया, चेन ऑफ कस्टडी आ ली, आपके पास प्रॉपर सर्च अथॉरिटी थी, आपने उस प्रॉपर सर्च अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करते हुए एक इंसान किसी की हार्ड डिस्क उठाई, उसके बाद आपने चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो किया, फिर आपने ये वेरीफाई किया कि जो आपने एविडेंस लिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं, आपने उसको वैलिडेट कर लिया। सेकंड लास्ट चीज जो है वो है रिपोर्टिंग। आपने एक रिपोर्ट बनानी है, उस रिपोर्ट में आपने एज अ डिजिटल इन्वेस्टिगेटर, डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर, आपने अपना एनालिसिस देना है कि आपने एविडेंस ऑब्टेन किया और आपने ये चीजें ऑब्जर्व की जो कि इस केस से रेलेवेंट थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपने ये महसूस किया कि ये एक बंदा जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंटरनेट के ऊपर जाके गलत किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर ब्राउजिंग कर रहा है। अब चूंकि वो चीज़ एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के खिलाफ है, आपने बंदे को कन्फ्रंट किया कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया। तो आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी मौजूद होती है जनरली कि आप जाके उस बंदे का कंप्यूटर लेके उसका हार्ड डिस्क निकाल के उसका इमेज करके, हार्ड डिस्क का इमेज करके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और फिर आप उसकी रिपोर्टिंग बना सकते हैं। और वो रिपोर्ट जो है वो एक किस्म का पूरा आपका एविडेंस होता है जो कि आप उस बंदे को बेस्ड ऑन योर कंपनी पॉलिसीज आप कोई भी सजा दे सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी सजा ये है कि आप उसको जॉब से निकाल सकते हैं, या अगर उस किसी ऐसे वो क्राइम में मुलविस है तो उसको जेल भी हो सकती है। तो किसी को भी जेल भिजवाने के लिए, किसी को भी आपको जो है उसको पकड़ने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो वो एविडेंस आप रिपोर्ट की सूरत में पेश करते हैं। लास्ट चीज जो है वो है पॉसिबल एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन। ये एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसके अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ रूल्स हैं, मगर एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अगर आपका केस लीगल नौयत का है, उसमें डिजिटल फोरेंसिक्स भी इन्वॉल्व है, तो किसी ना किसी एक्सपर्ट को, डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट को अदालत में जाके ये बताना है कि ये बंदा ये केस कैसे जो है वो चला, कैसे सर्च अथॉरिटी यूज की गई, कैसे चेन ऑफ कस्टडी यूज की गई, और उसको रिपोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ता है अदालत में जाके कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और इसमें जो कुछ हुआ है वो सही और डॉक्यूमेंटेड है। तो ये बेसिक जो है डिजिटल फोरेंसिक्स का असूल है, बुनियादी असूल है। तो आगे चलते हैं। कोई सवाल अभी तक अगर आपके ज़हन में हो तो आप पूछ सकते हैं चैट में। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिजिटल फोरेंसिक्स जो है ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरे प्रिंसिपल है। अगर आप ये कहें कि जी मैंने एक डिलीटेड फाइल को रिकवर कर लिया है, तो ये
डिजिटल फोरेंसिक्स के ज़ुमरे में नहीं आता। हाँ, डिजिटल डिलीटेड फाइल रिकवरी बड़ा छोटा सा पीस है ओवरऑल डिजिटल फोरेंसिक्स प्रिंसिपल्स का, मगर रिकवरिंग या डिलीटिंग फाइल डज नॉट मीन कि आपने डिजिटल फोरेंसिक्स कर ली है। और फोरेंसिक्स का जो है अगेन जब आप फोरेंसिक्स कर रहे हैं तो क्रिटिकल एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है। जो भी आपने डेटा इंक्वायर किया है, जो भी केस है, उसके मुताबिक आपका एनालिसिस होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि डिजिटल फोरेंसिक्स एक्टिविटीज़ मस्ट बी ऑथेंटिक एंड अनडिस्प्यूटेबल। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, हैश एल्गोरिदम्स की, और जिस तरह से डिजिटल एविडेंस ऑब्टेन किया गया है। अगर आप डिजिटल एविडेंस के साथ टेम्परिंग करेंगे तो वो अनऑथेंटिकेटेड हो जाएगा और वो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं होएगा। जैसा कि लास्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है कि इफ डिजिटल फोरेंसिक्स इज नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली इट बिकम्स इनएडमिसिबल इन कोर्ट वेरी इजीली। क्योंकि अगर आप जब कोर्ट में अपना केस लेकर जाते हैं जिसमें डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वॉल्व है और लॉयर्स की जरा ऐसी ज़बरदस्त होती है कि आपका अगर केस बिल्कुल सॉलिड नहीं है तो आप अपना केस प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो डिजिटल फोरेंसिक्स एक इंतहाई डिफ़िकल्ट चीज़ है कोर्ट के अंदर उसको प्रूव करना। तो उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होना और अपने डेटे को और अपना इमेजिंग को और अपना एनालिसिस को बिल्कुल जो है आपको सॉलिड रखना पड़ेगा। हैश जो है एक सवाल आया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन हैश ऑफ एविडेंस चेंज ड्यू टू चेंज द टूल। टूल जो हैश एल्गोरिदम है वो टूल डिपेंडेंट नहीं है। हैश एक एल्गोरिदम है, आप उसको जिस मर्जी टूल में खोलें, अगर तो आपने एक्चुअल डेटा को चेंज नहीं किया तो हैश चेंज नहीं होएगा, चाहे आप जिस मर्जी टूल में उसको खोल दें। हम लोग डिजिटल एविडेंस ओपन सोर्स टूल्स डिजिटल फोरेंसिक्स जो है वो हम ओपन सोर्स टूल से भी करते हैं और कमर्शियल टूल से भी करते हैं। अगर तो एक्चुअल इमेज चेंज नहीं हुआ है तो आप उसको जिस मर्जी टूल में खोलें, आपको हमेशा सेम हैश मिलेगा अगर आप सेम एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो जनरली डिजिटल फोरेंसिक्स का जो वर्क फ्लो है वो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है आपको। सबसे पहली चीज है कलेक्शन। कलेक्शन से मुराद है कि एक क्राइम हुआ, डिजिटल क्राइम हुआ, आप एज एन इन्वेस्टिगेटर साइट पे गए हैं और आपने जाके वो चीज कलेक्ट की है। जो कलेक्शन का प्रोसेस है वो बड़ा स्टार्ट से बड़ा क्रिटिकल है। कलेक्शन का मतलब ये है कि एक क्राइम हुआ, एक कंप्यूटर में क्राइम हुआ, आप गए हैं, आपने वो कंप्यूटर खोला, उसमें से आपने हार्ड डिस्क निकाली और उस हार्ड डिस्क को आपने जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले आप उसकी तस्वीर लेते हैं। आपने उस कंप्यूटर टावर की तस्वीर ली, उस हार्ड डिस्क की तस्वीर ली, उसके सीरियल नंबर की तस्वीर ली, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की तस्वीर ली। उसके बाद आपने उसको उसका इमेज बनाना है और इमेज जो बनाते हैं वो डिजिटल फोरेंसिक साउंड इमेज होता है। और इमेज बनाने के दो तरीके हैं जनरली। एक तो थ्रू सॉफ्टवेयर आप वो इमेज बना सकते हैं जिसके अंदर आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर लाइक FTK इमेजर। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा भी कि वो कैसा लगता है और आप कैसे उससे इमेज ले सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है इमेज लेने का कि फोरेंसिक्स इमेज लेने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होती हैं जिसमें आप उनको राइट ब्लॉकर्स कहते हैं, जिसमें आप एक तरफ जो एविडेंस वाली हार्ड डिस्क है उसको लगाते हैं और दूसरी तरफ जहाँ पे आपने एविडेंस का इमेज बनाना है वो वाली ड्राइव लगाते हैं। और वहाँ से वो जो राइट ब्लॉकर है वो वहाँ से बिट बाय बिट और बाइट बाय बाइट वो डेटा लेता है और उसका एक फोरेंसिकली साउंड इमेज बना के आपकी डेस्टिनेशन हार्ड डिस्क पे रख देता है। जब आपने वो ले लिया तो आपके पास वो इमेज आ गया। उसके बाद आपने वो एविडेंस उठाया, आपने चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर किए कि आपने इस तारीख के ऊपर इस बंदे से इस जगह के ऊपर आपने वो इमेज कलेक्ट किया। वो आप लेके अपनी लैब में आ गए। लैब में आपने वो इमेज जो आपने एक्वायर किया है वो आप अपने एग्जामिनर को देंगे जो लैब में बैठा हुआ है। आप जब आप अपने एग्जामिनर को देंगे तो फिर चेन ऑफ कस्टडी के अंदर आपने ये सिग्नेचर करने के आपने इस तारीख को इस जगह पे इस डेट के ऊपर
आपने इमेज जो है इस एग्जामिनर को दिया है एग्जामिनेशन के लिए, और वो एग्जामिनर जो है वो भी उसके ऊपर साइन करेगा। तो आपको नजर आ रहा है कि जैसे एक चेन ऑफ कस्टडी बन रही है। उसके बाद एग्जामिनर जो है वो उस डेटे का और उस इमेज का, जो फोरेंसिकली एक्वायर्ड इमेज है, उसका एनालिसिस करेगा। और उसका एनालिसिस करने के बाद वो आपको जो भी केस है उसके हिसाब से वो एनालिसिस होगा। से फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा जो है वो कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ एक अपना बिजनेस रन कर रहा है कंपनी के प्रेमिसेस के ऊपर बैठ के, तो कंपनी को शक पड़ा कि ये बंदा जो है ये बिजनेस रन कर रहा है जो कि कंपनीज की पॉलिसीज के खिलाफ है, और वो ये बिजनेस रन कर रहा है कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए। मसलन वो कंपनी के कंप्यूटर को, कंपनी के इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। तो अब वो एनालिसिस जो बंदा लैब में बैठा हुआ है, फोरेंसिक्स एनालिस्ट, वो उसको देखेगा और वो फाइंड करेगा कि क्या आया कि ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और वो अपने एनालिसिस से एक फोरेंसिक्स रिपोर्ट तैयार करेगा। तो बेसिक डेटा फ्लो जो है वो आपका फोरेंसिक्स का वो ये है, आपने कलेक्शन की, एग्जामिनेशन किया, एनालिसिस की, और एंड पे आपने उसकी रिपोर्ट बनाई। अब कलेक्शन आप किस तरह करते हैं, आपको जो दूसरा हिस्सा आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, कलेक्शन आप करते हैं मीडिया की। मीडिया से मुराद है वो यूएसबी डिस्क हो सकती है, वो हार्ड डिस्क हो सकती है, वो मेमोरी हो सकती है कंप्यूटर की, वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो सकती है, वो फोन हो सकता है। तो मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं जो कि मीडिया के जुमरे में आती हैं। अब उस मीडिया के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, तो एग्जामिनर जो है वो उस डेटा को एग्जामिनेशन उसकी शुरू करेगा। तीसरी चीज है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आती है एनालिसिस से। इसका मतलब यह है कि जो फोरेंसिक्स एनालिस्ट है वो उस डेटा को लेके उसका एनालिसिस करेगा, और उस एनालिसिस की बेस के ऊपर जो भी उस केस की नोयत है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंपाइल करेगा। और वो इंफॉर्मेशन कंपाइल करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा जो कि एज अ एविडेंस प्रेजेंट होएगी कोर्ट में या उस कंपनी को जिसने वो फोरेंसिक्स एग्जामिनेशन जो है वो रिक्वेस्ट की है। आपको मैं एक एग्जांपल देता चलता हूँ कि कुछ अर्सा पहले, मैं नाम कोई भी नहीं लूँगा, एक कंपनी ने को शक गुजरा कि उनकी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट थी जो कि उनके एक डेवलपर ने उनको शक ये गुजरा कि जाके चाइना में बेची है या किसी और मुल्क में बेची है। तो उसका एनालिसिस हमने किया, और हम जब वो बंदा वापस आया हमने उससे लैपटॉप लिया, उस लैपटॉप का मीडिया जो है वो कलेक्ट किया और एनालिसिस किया। तो उससे हमें लगा कि उसने ये काम किया है, और कंपनी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो चोरी हुई है, और उस बंदे ने वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेची है। तो वो एविडेंस प्रूव करने के बाद, रिपोर्ट बनाने के बाद, जब हमने वो चीज़ हमने कंपनी को प्रोवाइड की विद एविडेंस इन आवर रिपोर्ट्स। क्वेश्चन आया है कि एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस आर डन बाय वन पर्सन, तो इसका जवाब है जी, एग्जामिनेशन और एनालिसिस जो है वो एक ही बंदा करता है। एग्जामिनेशन क्योंकि वो लैब में जाती है तो यूजुअली एक ही बंदा होता है जो कि उस एग्जामिनेशन से मुराद ये है कि वो ये मेक श्योर करता है कि इमेज जो है वो प्रॉपर है, उसकी मैथमेटिकल हैश वैल्यूज प्रॉपरली कैलकुलेटेड हुई है। आपने जिसको उर्दू में कहते हैं जाय वकुआ की तस्वीरें ली हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एज पार्ट ऑफ द चेन ऑफ कस्टडी वो जब वेरीफाई कर लेता है, एग्जामिन कर लेता है कि सब कुछ सही तरीके से एक्वायर किया गया है, तो फिर एनालिसिस शुरू होता है। तो आपके जो सवाल है उसका जवाब ये है कि एग्जामिनेशन और एनालिसिस जनरली एक ही बंदा करता है। अच्छा, यूज ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। डिजिटल फोरेंसिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ये मैंने आपसे अभी पहले भी जिक्र किया कि फोरेंसिक्स जो है इट्स लॉट मोर देन जस्ट रिकवरिंग डिलीटेड फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर्स और अदर डिजिटल डिवाइसेस।
اور ڈیجیٹل فورینزکس جو ہے اس کا ایک پرپز ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جسٹ گئے, آپ نے ایک ہارڈ ڈسک اٹھائی اور آپ نے اس کا انالیسس شروع کر دیا. تو آپ اس کو اس کا کوئی جب کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کا آپ کو کوئی آپ کس چیز کا فورینزکس کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک پرپز ڈریون چیز ہے. تو اب پرپز کیا ہو سکتے ہیں اس کے پرپز ہے کرمنل انویسٹیگیشن, سول لٹیگیشن, انٹیلیجنس اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز. آپ کو جو میں نے پیچھے ایک ایگزامپل دی جس میں ایک بندہ جو تھا وہ جس نے کمپنی کا سورس کوڈ چرایا اور وہ لے گیا, تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر بھی تھا اور یہ کرمنل انویسٹیگیشن بھی تھی. ایڈمنسٹریٹو میٹر یہ تھا کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے. اب چونکہ اس نے کمپنی کا ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی چوری کی تھی تو یہ ایک قسم کی کرمنل انویسٹیگیشن بھی بن گئی. اگر آپ نے کچھ ڈیجیٹل فورینزکس کیسز کا مطالعہ کرنا ہے تو میں نے یہ نیچے ایک لنک دیا ہوا ہے جس کے اوپر آپ جا کے تو کچھ کیسز آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ پاسٹ میں ہوئے تھے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ریڈ ہے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کمپنیز نے کس طرح لوگوں نے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا یوزنگ ڈیجیٹل فورینزکس پرنسپلز, اور اس کے بعد ان لوگوں کو سزا بھی ہوئی. ابھی میں آپ کو ایک کیس کا ذکر میں آپ کو بتاتا چلوں ریسنٹلی جس پہ میں نے خود بھی کام کیا تھا, اور یہ اوپن کیس ہے اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر پبلشڈ کیس ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے وسکانسن, وہاں پہ ہر اسٹیٹ کی ایک لاٹری سسٹم ہوتا ہے. تو لاٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ لوگ لاٹری کھیلیں, وہ اللیگل ہے. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے جو کہ راتوں رات خاصے امیر ہو گئے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو کچھ عرصے بعد ان صاحب نے کیا یہ کہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کو ساتھ میں لا کے تو لاٹریاں خریدنی شروع کر دیں پورے اسٹیٹ میں سے. اور ان کو یہ پتا تھا کیونکہ وہ لاٹری کے ملازم تھے اور ایک اچھی پوسٹ کے اوپر تھے اس لاٹری سسٹم میں, اور ان کے پاس لاٹری جنریٹ کرنے والی مشین کا ایکسیس بھی تھا, کمپیوٹر کا ایکسیس بھی تھا. تو انہوں نے کچھ لاٹری کے اندر ایسی چینجز کی کہ ان کو پتا تھا کہ ہر جمعرات کو اور ہر ہفتے کو ایک خاص قسم کے نمبر جنریٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹکٹ پوری اسٹیٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک لاجک بام, جس کو ہم لاجک بام کہتے ہیں, جو کہ لاٹری کے سسٹم میں انجیکٹ کرتی ہے. اب اوور دا کورس آف 5 ایئرس انہوں نے کوئی $15 ملین کا فراڈ کیا, اور ان کا پورا خاندان انوالو تھا کیونکہ وہ خود تو لاٹری خرید نہیں سکتے تھے جا کے. تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ تم جا کے لاٹری خریدو اور اس جمعرات کو اور ہفتے کو یہ نمبر لگیں گے تو تم نے یہاں سے وہ لاٹری, اس کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ کہاں سے خریدیں گے تو چانسز ہیں کہ یہ نمبر آئیں گے. تو انہوں نے اس طرح سے بہت سارے لاٹری کے خریدی اور راتوں رات کافی امیر ہو گئے. انہوں نے ویکیشن ہوم خریدے, انہوں نے کشتیاں خریدی, انہوں نے بڑا کچھ جو تھا نا بوٹس وغیرہ خریدی اپنی. تو مگر چونکہ ایویڈنس نہیں موجود تھا تو ان کو کوئی پکڑ نہیں سک رہا تھا. تو وہ کیس ہم لوگوں بھی اس میں انوالو ہوئے. تو ہمارے پاس جو ایک انویسٹیگیٹر تھا, ینگ آئے, اس نے میں خود کیا وسکانسن, اور وہاں پہ جا کے ہم نے اس کو ڈیجیٹل کی جو مشین تھی لاٹری والی اس کا امیج لیا, اس کو لے کے واپس آئے, اس کو اپنی لیب میں رکھا, اور ہمارے جو انویسٹیگیٹر تھے انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. تو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ جو لاٹری جنریشن نمبر جنریشن کا سافٹ ویئر ہے اس کے اندر چینج ہوئی تھی. اس کے اندر ایک DLL فائل تھی جس کے اندر یہ والی لاجک لکھی گئی تھی کہ ہر تھرسڈے کو اور ہر سیٹرڈے کو ایک خاص قسم کا نمبر جنریٹ ہوتا تھا اور وہ نمبر ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا, اور صرف ان صاحب کو ان کا معلوم تھا. جب ہم نے اس کو ریورس انجینئر کر کے اس کو کیس بنا کے عدالت میں پریزنٹ کیا تو ان صاحب کو جیل ہوئی.
تو یہ بڑا مشہور کیس ہے، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں وسکانسن لاٹری کے اوپر تو آپ کو اس کیس کے بارے میں معلومات مل جائیں گی. یہ اب اوپن ہے، ہر بندہ جا کے اس کے اوپر سرچ کر سکتا ہے. اچھا، اب فورینزکس کے اب ہم بات کریں گے کی کانسیپٹس کے اوپر. اب آپ کو فورینزکس کے اندر آنے کے لیے آپ کو ایک تو بیسک کمپیوٹر کا نالج تو ہونا چاہیے، سی پی یو کیسے کام کرتے ہیں، میموری کیسے کام کرتی ہے، ہارڈ ڈسک اسٹوریج کیسے کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر کی جو اصل لینگویج ہے وہ بٹس اینڈ بائٹس کے اندر آتی ہے، ہیکسا ڈیسیمل کے اندر ہوتی ہے. تو آپ کو ان چیزوں کا بیسک نالج ہونا چاہیے کہ آپ نے مختلف کنورژنس کیسے کرنی ہے، آپ نے بیس 10 سے بیس 2 کے اندر کیسے آنا ہے، نمبرنگ اسکیمز کیسی ہوتی ہیں، ہیکسا ڈیسیمل کیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے. ایک ٹائم تھا کہ جب کہ آپ کو یہ چیزیں ذرا زیادہ پتہ ہونی چاہیے ہوتی تھی، مگر اب یہ چونکہ جو فورینزکس کے ٹولز ہیں وہ اتنے آسان اور اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ آپ کو اتنا مسئلہ نہیں پڑتا اور یہ چیزیں آپ کے لیے خود سے کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہ میں نے لنک بھی دیا ہوا ہے جس میں جتنی بھی نون فائلز ہیں کمپیوٹر میں، جس طرح جے پیگ ہے، ٹیف ہے، پی ڈی ایف ہے، ورڈ ہے، پاور پوائنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو کمپیوٹر پہ تو آپ کو ایک فائل ہے اور اس کی ایک ایکسٹینشن نظر آ جاتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی فائل ہے. یہ ہم انسانوں کے لیے اس کو ریکگنائز کرنا آسان ہے، مگر کمپیوٹر جو ہے وہ ایکسٹینشنز کے اوپر نہیں جاتا، وہ ہر فائل کا سگنیچر دیکھتا ہے. تو اگر آپ کو میں آگے چل کے دکھاؤں گا بھی یہ کہ اگر آپ جے پیگ فائل کی اس کی ہیکس دیکھیں تو اس کے اندر ایک خاص سگنیچر ہوئے گا FIF. اسی طرح ٹف فائل جو ہے اس کے اندر II اسٹار. اسی طرح پی ڈی ایف جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئے گی % PDF سے اور اس کے آگے ہیکس سگنیچر ہے. ہر جے پیگ فائل کے اندر آپ کو یہی ہیکس سگنیچر نظر آئے گا اور کمپیوٹر اس سے ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ کون سی فائل ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بڑی پرانی بات ہے کہ جب ہم نے کمپیوٹر پہ اپنے کوئی فائل چھپانی ہوتی تھی تو ہم لوگ جو تھے وہ جے پیگ فائلوں کو ورڈ فائل کے اندر ری نیم کر دیا کرتے تھے کہ اور بڑی ہوشیاری سمجھا کرتے تھے کہ ہم نے فائلیں چھپا دی ہیں، مگر وہ انسانوں کے لیے تو چھپ جاتی تھی، مگر اگر اس کا کوئی کمپیوٹر فورینزکس انالیسس کرتا ان فائلوں کا تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سی فائل ہے. کوشچن ہے کہ اینی لیگل ریکوائرمنٹس فار فورینزکس اینالسٹ اور ایگزامینر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ملکوں کے اوپر، ہر ملک کا اپنا لا ہے. کچھ ملکوں میں فورینزکس لاز زیادہ اسٹیبلش ہیں، کچھ ملکوں میں وہ فورینزکس لاز اتنے اسٹیبلش نہیں ہیں. تو مگر جنرلی جہاں پہ اسٹیبلش ہے وہاں پہ ایک تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایز اے فورینزکس انویسٹیگیٹر، آپ کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہونا چاہیے، اور تیسری چیز جو ہے کہ اگر آپ نے ایگزامینر بننا ہے تو آپ نے کورٹ میں جا کے ایز این ایکسپرٹ وٹنس بننا ہے تو آپ کو کورٹ کا بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہاں پہ امریکہ میں اس کا آپ کو کورٹ کے سامنے جا کے ایک کیس پریزنٹ کرنا پڑتا ہے ایز اے پریکٹس، اور اگر آپ وہ کیس پاس کر لیتے ہیں تو آپ ایکسپرٹ وٹنس بھی بن سکتے ہیں. تو آپ اس میں ایگزامینر بھی ہیں اور آپ ایکسپرٹ وٹنس بھی آپ بن سکتے ہیں. اچھا، نیکسٹ چیز آ جاتی ہے کہ ایک کمپیوٹر کے اندر، یہ میں کنٹینیو کر رہا ہوں بیسکس آف فورینزکس کے کی کانسیپٹس جو ہیں، تو ایک اندر کی کانسیپٹ جو فورینزکس کا ہے وہ ہے ڈیٹا ٹائپس کا. جنرلی 3 قسم کی ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہے: ایکٹیو ڈیٹا، لیٹنٹ ڈیٹا اور آرکائیول ڈیٹا. ایکٹیو ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر میں آپ کا ایوری ڈے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کے جو کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اس کو ٹریک کر رہا ہے. مثلا آپ نے جس طرح میں ایک پریزنٹیشن ہے، یہ اس وقت ایک ایکٹیو ڈیٹا ہے میرے سسٹم کے اوپر، کیونکہ میرے آپریٹنگ سسٹم کو پتہ ہے کہ یہ فائل کہاں پہ ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ فائل سسٹم جو کہ اس کمپیوٹر میں NTFS ہے اس میں یہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کا کیا ایڈریس ہے، اور ایک یوزر جو ہے وہ اس فائل کو کھول رہا ہے، اس کو ویو کر رہا ہے. تو ایسی ساری فائلز جو کہ ایکٹیولی بائی یوزرز اور بائی کمپیوٹر پروسیسز یوز ہو رہی ہیں اور ٹریک ہو رہی ہیں وہ ایکٹیو ڈیٹا کہلاتی ہے.
उसके बाद आ जाता है लेटेंट डेटा। लेटेंट डेटा वो डेटा है जो कि आपने डिलीट कर दिया है या पार्शियली वो ओवर रिटन हो गया है। और जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल डिलीट नहीं होती है, बेसिकली वो फाइल रहती है। बेसिकली होता यह है कि फाइल सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस फाइल को एज अ एक्टिव फाइल ट्रीट करना छोड़ देता है। तो वो एक्टिव डेटा जो है वो लेटेंट डेटा बन जाता है जब आप एक फाइल को डिलीट करते हैं। मसलन एक टेक्स्ट फाइल है, आपने काम किया, उसके बाद आपने फाइल को डिलीट किया और रिसाइकल बिन में डाल दिया। आपने बेशक रिसाइकल बिन से उसको एम्प्टी भी कर दिया है, मगर वो फाइल जो है वो हार्ड डिस्क पे एग्जिस्ट कर रही है। वो एग्जिस्ट इसलिए कर रही है कि आप कंप्यूटर को ये पता है कि ये फाइल डिलीट होगी और वो इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप कंप्यूटर जहां पे वो फाइल पड़ी हुई है बिट्स एंड बाइट्स की सूरत में, उसके ऊपर नया डेटा वो लिख सकता है। तो उसको हम लेटेंट डेटा कहते हैं। और इसीलिए जब आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं या उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से वाइप करते हैं, तो आपको डेटा बार बार ओवरराइट करना पड़ता है या फिर आपको हार्ड डिस्क को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ताकि उसका एविडेंस रिकवर ही ना सके। उसमें डिगॉजिंग एक टेक्निक है, ओवर रिटन एक टेक्निक है, फिजिकल डैमेज दूसरी टेक्निक है। तो इस तरह से आप अगर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो ओनली देन you should be able to get rid of all the data. तीसरे टाइप है डेटा की, वो है आर्काइवल डेटा। ये वो डेटा है जो कि आप बैकअप करते हैं जिस एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर। आपकी यूएसबी ड्राइव्स हैं, आपकी डीवीडीज हैं, आपकी बैकअप टेप्स हैं। आप अब जो है क्लाउड डेटा भी जो है वो आपके आर्काइवल डेटा के अंदर कंसिडर होता है। अब जो मॉडर्न फोरेंसिक्स टूल्स हैं, आप उनसे क्लाउड के में भी फोरेंसिक्स कर सकते हैं कि आपका जो डेटा, जिस तरह वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, इस तरह जो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज हैं, वो वाले जो टूल्स हैं वो उन सर्विसेज से कलेक्ट करके, क्लाउड सर्विसेज से कलेक्ट करके, तो उनका भी फोरेंसिक्स डेटा एक्वायर कर सकते हैं। तो फोरेंसिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी, नई जिद्दत इस वक्त मौजूद है। मूविंग फॉरवर्ड विद फोरेंसिक्स के की कॉन्सेप्ट्स, एक कॉन्सेप्ट का फाइल सिस्टम का हम लोग बाद दफ़ा सुनते हैं कि जी इस कंप्यूटर में या इस ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम कौन सा है। मुझे याद है जब हम विंडोज़ 98 यूज़ किया करते थे तो उस वक्त फैट फाइल सिस्टम यूज़ होता था। फिर विंडोज़ NT आ गया तो उसके ऊपर NTFS फाइल सिस्टम यूज़ हुआ। मैक कंप्यूटर्स के ऊपर HFS यूज़ होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर ext4 और उस तरह के फाइल सिस्टम यूज़ होते हैं। तो फाइल सिस्टम बेसिकली एक मेथड है, डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है फाइल्स को ट्रैक करने पे इन अ हार्ड डिस्क। सो इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ ट्रैकिंग फाइल्स ऑन अ हार्ड डिस्क एंड इट्स कॉल्ड फाइल सिस्टम्स। और हर फाइल सिस्टम्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि फैट फाइल सिस्टम जो था वो बेसिक फाइल सिस्टम था, उसमें कोई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे। फिर NTFS फाइल सिस्टम आया, ऑल्दो फाइल सिस्टम यही है, बेसिकली वो यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइलों को ट्रैक कर रहा है, मगर उसके अंदर उन्होंने सिक्योरिटी की लेयर भी डालते गए और वो कॉम्प्लेक्स करते गए और उसको एनहांस करते गए। तो बेसिकली फाइल सिस्टम इज नथिंग मोर देन organizing file on a hard disk so that operating system can access them as and when required. डिजिटल जो कॉन्सेप्ट है फोरेंसिक्स के अंदर, ये बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज एलोकेटेड स्पेस वर्सेस अनएलोकेटेड स्पेस। एलोकेटेड स्पेस जो है, इफ अ फाइल इज बीइंग यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, द फाइल इज स्टोर्ड इन एलोकेटेड स्पेस। जैसा कि मैंने आपको डेटा टाइप्स में पिछले जिक्र किया था कि एक डेटा टाइप जो है वो एक्टिव डेटा टाइप है। तो जितना भी एक्टिव डेटा है हार्ड डिस्क के ऊपर, वो एलोकेटेड स्पेस के ऊपर स्टोर होता है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि इस एलोकेटेड स्पेस के ऊपर कौन कौन सा डेटा पड़ा हुआ है और वो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है फाइल सिस्टम से। होपफुली आप ये कनेक्शन देखने में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एलोकेटेड स्पेस, फाइल सिस्टम और डेटा टाइप्स का क्या कनेक्शन है आपस में। डेटा जो एक्टिव डेटा जो है वो फाइल सिस्टम एक्टिवली ट्रैक कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए,
और वो एलोकेटेड स्पेस में पड़ा हुआ है। अनएलोकेटेड स्पेस अगेन जो आर्काइवल डेटा है या सॉरी जो लेटेंट डेटा है जो कि डिलीट हो चुका हुआ है, वो हार्ड डिस्क की अनएलोकेटेड स्पेस में पड़ा हुआ है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझता है कि ये डेटा अनएलोकेटेड है और ये इसको ओवरराइट किया जा सकता है। तो आपकी जो डिलीटेड फाइल्स हैं वो जनरली अनएलोकेटेड स्पेस में पड़ी होती हैं। तो फ्यूचर में अगर आप कोई फाइल डिलीट करें और आप ये समझें कि वो फाइल डिलीट हो गई है, वो फाइल डिलीट नहीं हुई है, जस्ट वो फाइल मूव हुई है एलोकेटेड स्पेस से अनएलोकेटेड स्पेस के ऊपर, यानी कि वो फाइल जो है वो एक्टिव डेटा टाइप से बन गई है लैटेंट डेटा टाइप बन गई है। तो ये फर्क है, ये कनेक्शन है डेटा टाइप्स वर्सेस का फाइल सिस्टम्स का और एलोकेटेड वर्सेस अनएलोकेटेड स्पेसेस का। तो जब आप कंप्यूटर फोरेंसिक्स करते हैं तो हम लोग इन दोनों स्पेसेस में एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो एलोकेटेड स्पेसेस होती हैं और अनएलोकेटेड स्पेसेस होती हैं। जब आप एग्जामिन करते हैं तो आप अपने फोरेंसिक सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं कि उसने अनएलोकेटेड स्पेसेस में से भी डेटा उठाना है। कोई अब तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। एक और कॉन्सेप्ट है फोरेंसिक्स के अंदर जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस वर्सेस वोलेटाइल डेटा। अब परसिस्टेंट डेटा क्या चीज़ है? परसिस्टेंस का मतलब, वर्ड परसिस्टेंस का मतलब ये है कि जो चीज़ रहती है, जो चीज़ गायब नहीं होती है। तो अब परसिस्टेंट डेटा जो है वो है आपका डेटा जो कि आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, आपकी डीवीडीज के ऊपर पड़ा हुआ है, आपके यूएसबी ड्राइव्स के ऊपर पड़ा हुआ है। आप परसिस्टेंट डेटा से कंप्यूटर में हम ये मुराद देते हैं कि आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर ऑफ किया, पावर लॉस हुई, आपने कंप्यूटर दोबारा ऑन किया, तो आपका वो डेटा फिर आपके पास अवेलेबल है। सो वो डेटा जो कि कंप्यूटर को ख़त्म करने के ख़त्म करने के बाद नहीं, उसको बंद करने के बाद दोबारा ऑन करने के बाद वो दोबारा आपके पास सामने आ जाता है, उस डेटा को हम परसिस्टेंट डेटा कहते हैं। आपने डेटा यूएसबी के ऊपर स्टोर किया, आपने यूएसबी एक कंप्यूटर से निकाली, दूसरे कंप्यूटर में डाली और वो डेटा वहाँ से दोबारा कॉपी कर लिया, तो डेटा यूएसबी के ऊपर परसिस्टेंट है। इसी तरह फिल्मों, आप फिल्म देखते हैं डीवीडी के ऊपर, तो बेसिकली फिल्म क्या है? एक डेटा है। सीडी के ऊपर एक डेटा है, यूएसबी के ऊपर एक डेटा है। फ्रॉम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ 0 और 1 ही है। वो हमें डेटा मुख्तलिफ शक्लों में नजर आता है, मगर कंप्यूटर उसको बिट्स एंड बाइट्स में देख रहा है। इट डज नॉट मैटर कि वो डेटा क्या है। तो जो डेटा परमानेंटली स्टोर हुआ है किसी भी मीडिया के ऊपर, वो परसिस्टेंट डेटा कहलाता है। उसके बाद आ जाता है वॉलेटाइल डेटा। वॉलेटाइल डेटा वो है जो कि अगर आप कंप्यूटर टर्न ऑफ करें तो वो डेटा गायब हो जाता है। और वॉलेटाइल डेटा की सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो है जो डेटा आपका रैम में स्टोर होता है, कंप्यूटर की रैम के ऊपर। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो आपके जो डेटा रैम में होता है वो खत्म हो जाता है। जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो जो डेटा आपने पिछले रैम में स्टोर हुआ था वो दोबारा अवेलेबल नहीं होता। तो ये आजकल फोरेंसिक्स में एक बड़ी क्रिटिकल चेंज जो आई है पिछले कुछ सालों में, कि जब भी हम किसी इन्वेस्टिगेशन को करने जाते हैं या कोई केस होता है, तो हमारा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लोगों को ये होती है कि कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं करना आपने, और जिस हालत में कंप्यूटर है उसको वैसे ही रहने दें। क्योंकि जब हम उसका इमेज लेंगे तो हम सबसे पहली चीज़ उसकी रैम का इमेज लेते हैं। आप जिस तरह आप हार्ड डिस्क का इमेज लेके उसका एक फोरेंसिकली साउंड इमेज बनाते हैं, उसी तरह से आप रैम का भी इमेज लेते हैं। उससे आपको ये पता चल जाता है कि उस वक्त कंप्यूटर में जिस वक्त ये क्राइम हुआ था या कंप्यूटर को मिसयूज किया गया था, तो क्या इंफॉर्मेशन रैम में चल रही थी। और मोस्टली रैम में आपको पासवर्ड्स और सीक्रेट्स, इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर टेक्स्ट में मिलती हैं।
मसलन अब एक यूज़र है, वो किसी वेबसाइट पे गया हुआ है और उसने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है उस वेबसाइट के अंदर, तो रैम के अंदर वो चीज़ जो है वो अनएन्क्रिप्टेड फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम मौजूद होती है, और अब वो पासवर्ड और वो यूज़र नेम आप रैम से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर तो वो प्रोसेस रन कर रहा है और यूज़र लॉग इन हुआ हुआ है अपनी साइट के ऊपर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो रैम जो है उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसी तरह अगर कंप्यूटर जो है वो मेलवेयर से इन्फेक्टेड है, और मेलवेयर जो है वो रैम के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रैम के अंदर उस मेलवेयर की चल रही होती है। मसलन आजकल जितने भी आपने सुना होगा कमांड एंड कंट्रोल, जो मेलवेयर हैं वो करते ये है कि जब आपके कंप्यूटर को वो इन्फेक्ट करते हैं, तो वो बाहर किसी कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कनेक्ट करके डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर रहे होते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जनरली रैम में आपको मिल जाती है कि वो मेलवेयर जो है वो कैसे काम कर रहा है, अगर आपने रैम का इमेज ले लिया है। इसकी 100% सक्सेस नहीं है, मगर इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर कि मेलवेयर कैसे काम कर रहा है। उसके और भी तरीके हैं कि मेलवेयर एनालिसिस, मेरा ख्याल है यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन पहले भी हुई थी मेलवेयर एनालिसिस के ऊपर, जिसमें रैम प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल उस एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब आपने आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखी, आपको फोरेंसिक्स के बारे में पता चला, आपको ये पता चला कि जो है कि किस किस्म का डेटा होता है, हार्ड डिस्क में कैसे वो डेटा स्टोर होता है, रैम में कैसा होता है, एलोकेटेड स्पेस क्या है, अनएलोकेटेड स्पेस क्या है। अब हम बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स के ऊपर कि फोरेंसिक्स आर्टिफैक्ट्स होते क्या है। अब ये डिफरेंट होते हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं बात करूंगा आर्टिफैक्ट्स के जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। अब आर्टिफैक्ट्स का मतलब ये है कि डिफरेंट एविडेंस के पीसेस, ठीक है, जिनको आप जोड़ के, ये वो पजल है जिनको आप जोड़ के एक केस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये वो सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के इन फोरेंसिक्स जिनको आप देख के अपने केस को प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। मसलन हमने जिक्र किया है, केस को हम जिक्र कर रहे हैं कि एक बंदा जो है वो अपने कंपनी में बैठा अपना बिजनेस रन कर रहा है जो कि एथिकली और लीगली जो अनएथिकल है और इलीगल होता है सर्टेन कंपनीज के अंदर। अब हमने ये प्रूव करना है कि वो बंदा बाकी वो बिजनेस कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो हम डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला यूजर कॉम्स। कॉम्स का मतलब है कम्युनिकेशंस। हम देखेंगे कि वो बंदा कहाँ कहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो आर्टिफैक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, वो एविडेंस का सोर्स क्या है। वो वेब बेस्ड ईमेल्स हैं, हमें देखेंगे कि क्या वो बंदा अपनी पर्सनल या बिजनेस की ईमेल यूज कर रहा था, उसका एविडेंस ढूंढेंगे। उसका कैलेंडर देखेंगे, या वो कोई चैटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, उसको देखेंगे। तो ये डिफरेंट उसके कम्युनिकेशंस के आर्टिफैक्ट्स हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, और उससे ये एविडेंस निकाल सकते हैं कि हाँ, ये बंदा कंपनी की कंप्यूटर को यूज करते हुए अपना बिजनेस यूज चला रहा था। फिर हम देखेंगे डाउनलोड फाइल्स, कि उसने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फाइल्स डाउनलोड की, और जो फाइल्स डाउनलोड की क्या वो इस कंपनी के की फाइल्स थी या वो फाइल्स उसके बिजनेस से एसोसिएट थी। वो हम इन चीज़ों को देखते हुए वो एविडेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे अपने फोरेंसिक्स एनालिसिस में। फिर हम देखेंगे उसने कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, कौन कौन सी फाइलें ओपन की हैं और कौन कौन सी फाइलें उसने क्रिएट की हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि हम एनालाइज करेंगे। आप देखें कि रिसेंट फाइल है, ऑफिस रिसेंट फाइल है, शेल बैग्स हैं, लिंक फाइल्स हैं, जंप लिस्ट है, प्री फैच है। ये डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो कि हमें फोरेंसिक्स के अंदर एनालाइज करने होते हैं, और ये सारी चीजें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलेंगी। लिनक्स के अंदर ये आर्टिफैक्ट्स डिफरेंट होंगे, जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आईओएस के अंदर ये आर्टिफैक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो आपको जो है ये देखना पड़ेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अंदर के कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स आप एनालाइज कर सकते हैं। तो यूजुअली जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो जनरली फोकस्ड होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपने जब वो एनालिसिस करते हैं। हमारे पास जब मैं मेरी पुरानी जॉब के ऊपर हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स थे जो कि बहुत अच्छे थे,
ऑपरेटिंग मैक ओएस का एनालिसिस करने वाले, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स जो बहुत अच्छे थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स थे जो कि बहुत अच्छे थे एंड्रॉयड फोन का फोरेंसिक्स करने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमें फिर फिजिकल लोकेशन एक अनदर आर्टिफैक्ट है, उसमें हम ये देखते हैं कि उस कंप्यूटर का टाइम जोन क्या था, उसकी वायरलेस की किस वायरलेस नेटवर्क से वो कनेक्ट था, वो SSID निकाल सकते हैं उसकी नेटवर्क हिस्ट्री, कुकी, उसने गूगल पे जाके क्या क्या सर्च किया उसकी हम सर्च टर्म निकाल सकते हैं। फिर एक और आर्टिफैक्ट है USB की यूजेज। आप जब अपनी USB किसी भी कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसकी एंट्री कंप्यूटर की रजिस्ट्री में होती है। उस USB का मॉडल नंबर, उसका साइज, वो किस टाइम पे कनेक्ट हुई, किस टाइम पे रिमूव हुई, कौन कौन सी फाइलें उसके ऊपर कॉपी हुई, वो सारी हिस्ट्री कंप्यूटर के अंदर उसकी रजिस्ट्री में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर होती है, और वो आर्टिफैक्ट्स आपको वहां से मिलते हैं। फिर आपने अकाउंट देखने हैं कि कौन कौन सा अकाउंट क्रिएट हुआ, कितने यूजर थे उस कंप्यूटर के ऊपर, वो सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो आपको अकाउंट यूजेज से मिलेंगे। इसी तरह अकाउंट यूजेज है और ब्राउजर यूजेज है। तो ये सारे डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एनालाइज करके जो भी आपका केस है, आप अपना केस बिल्ड करके एक रिपोर्ट बना सकते हैं। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, रूल्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स एविडेंस क्या है? मुख्तलिफ बेसिकली 5 रूल्स हैं जो कि हमने पहले भी ब्रीफली डिस्कशन किया प्रीवियसली, कि रूल्स जो हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के एविडेंस के, वो है एडमिसिबल। जो आपका एविडेंस है वो एडमिसिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डिजिटल एविडेंस जो है वो बड़ा फ्रेजाइल है। आप जिस तरह मैंने जिक्र किया रैम के बारे में, आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं वो एविडेंस खत्म हो जाता है, आप किसी फाइल को टेम्पर करते हैं वो एविडेंस खराब हो जाता है। तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपने जो एविडेंस लिया है फोरेंसिक्स का वो एडमिसिबल हो और वो टेम्पर्ड ना हुआ हो, और वो अगर वो टेम्पर्ड हुआ तो वो जो आपका एविडेंस है कोर्ट के अंदर वो एक्सेप्टेबल नहीं होएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो उसको प्रूव करने के लिए अगेन मैंने आपको पीछे भी जिक्र किया था कि आपको उसको हैश एल्गोरिथम यूज करना पड़ेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज करना पड़ेंगी, जो कि सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। चेन ऑफ कस्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने एविडेंस को एडमिसिबल करने के लिए। ऑथेंटिक का मतलब ये है कि एविडेंस मस्ट बी पॉजिटिवली टाइड टू एन इंसिडेंट इन अ रेलेवेंट। अब हमने जो इंसिडेंट मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मैंने जिक्र किया कि एक बंदा कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना बिजनेस चला रहा है। अब ऑथेंटिक, अब जो मेरा एविडेंस होगा वो उस चीज से रिलेटेड होना चाहिए। वो ये नहीं है कि वो एक मुहावरा है कि सवाल गंदम जवाब चना, तो वो ये नहीं होना चाहिए। आपका एविडेंस जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और उस केस से रेलेवेंट होना चाहिए। कंप्लीट से मुराद ये है कि एविडेंस मस्ट बी कंप्लीट। आपके पास हर चीज आपने एनालाइज आपको करनी पड़ेगी, और हर चीज का एविडेंस आपको, हर चीज का आपके पास जवाब होना चाहिए जब आप कोर्ट में जाएं, वो डिजिटल एविडेंस और फोरेंसिक्स एविडेंस लेके। आपको जिस तरह हमने पीछे आर्टिफैक्ट्स जो जिक्र किया, आपने उन सारे आर्टिफैक्ट्स को एनालाइज करना है और उन सब का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है। अगर आपने आर्टिफैक्ट मिस कर दिए और आपके पास अदालत में जरा की वकील ने आपके साथ कि भाई आपने तो ये चीजें टेस्ट ही नहीं की हैं, तो आपका कोर्ट जो है, आपका जो पूरा केस है वो जाया हो जाएगा। रिलायबल अगेन, इसमें फिर आपकी चेन ऑफ कस्टडी आ जाती है कि आपका जो एविडेंस कलेक्शन है वो रिलायबल होनी चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली, और प्रॉपर टूल्स के साथ आपने डिजिटल एविडेंस को एक्वायर करना है। आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि आपने हार्ड डिस्क लगाई और डेटा कॉपी कर लिया। डेटा अगर आप सिंपली कॉपी करेंगे तो वो रिलायबल एविडेंस कंसिडर नहीं होता। आपको प्रॉपर डिजिटल फोरेंसिक्स एक्विजिशन सॉफ्टवेयर यूज करने हैं या प्रॉपर
आपको जो डिजिटल एक्विजिशन हार्डवेयर मार्केट में अवेलेबल है उसको प्रॉपरली यूज करके तो आपने अपना डिजिटल एविडेंस एक्वायर करना है। अब सिंपल कॉपी एंड पेस्ट जो है वो डिजिटल एविडेंस नहीं कंसिडर होता। बिलीवेबल आपने जो रिपोर्टिंग करनी है वो बिलीवेबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। आपने अपने डेटा के साथ बाइनरी डेटा एंड फाइनल रिपोर्ट मस्ट बैक ईच अदर। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अगर आपके पास एक जेपैग फाइल है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उसके सिग्नेचर जो है वो बाइनरी में मैच कर रहे हैं या हेक्साडेसिमल में मैच कर रहे हैं। ये ना हो कि किसी ने जेपैग फाइल को रीनेम किया हुआ वर्ड डॉक्यूमेंट में, मगर अगर आपने जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो एक्चुअली जेपैग फाइल है, क्योंकि उसके सिग्नेचर्स जो हैं जो कि हमने पीछे जिक्र किया था वो जेपैग फाइल के, तो वो भी आपके एविडेंस को इनवैलिडेट कर देगी। तो आपका जो डेटा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको आपके बाइनरी डेटा से हेक्साडेसिमल्स के बिल्कुल जो है मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा तो वो एविडेंस इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट। अच्छा, मैं फोरेंसिक्स। एक चीज पूछ सकता हूँ जी? आसिफ बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिए। अच्छा, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि दो क्वेश्चन जी कि जी आप फॉरेंसिक एविडेंस की एक्विजिशन के वक्त क्या हमारे पास लाइसेंस्ड और पेड सॉफ्टवेयर होना जरूरी है उसको एडमिसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए? सेकंड, जो बंदा है, जो ह्यूमन इन्वेस्टिगेटर है, जो वो डेटा एक्विजिशन कर रहा है या उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्या उसकी भी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो सर्टिफाइड हो? अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर ना हो और बंदा सर्टिफाइड ना हो, कैन द एविडेंस स्टिल रिमेन एडमिसिबल? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है काफी इसका एक अपनी डिस्कशन है इन दोनों क्वेश्चंस के बाद। आपने पहला सवाल ये पूछा कि क्या कमर्शियल टूल होना जरूरी है डिजिटल एविडेंस लेने के लिए, तो जनरली इसका जवाब है नहीं। आपके पास कमर्शियल टूल्स होना जरूरी नहीं है उस एविडेंस को लेने के लिए। हाँ, मगर ये कि जो भी आप सॉफ्टवेयर, बेशक आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मगर वो सॉफ्टवेयर जो है वो फोरेंसिक्स फोकस्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जनरली निस्ट जो है यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, वो एक लिस्ट पब्लिश करती है बोथ कमर्शियल और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, जो कि एक्सेप्टेबल सॉफ्टवेयर हैं फोरेंसिक्स एक्विजिशन में और फोरेंसिक्स एनालिसिस। तो वो लिस्ट आप जाके देख सकते हैं। अभी जो मैं यहाँ पे टूल यूज करूंगा और ऑटोप्सी, वो ओपन सोर्स टूल है, फ्री टूल है, मगर वो टूल डेवलप हुआ था बाय मिलिट्री इन यूएस, और वो टूल जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है और वो उसका एनालिसिस इज एडमिसिबल इन कोर्ट। इसी तरह एफटीके इमेजर कंपनी जो है, एफटीके एक्सेस डेटा, वो एक कमर्शियल कंपनी है जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी बनाती है, मगर उनका टूल जो है वो एक्सेप्टेबल है, एडमिसिबल है, अगर आपने वो यूज किया है डेटा एक्वायर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा आपने सवाल पूछा कि जो इन्वेस्टिगेटर है या जो एविडेंस कलेक्टर है उसके पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। तो हाई एंड केसेस के अंदर इट इज इम्पोर्टेंट कि जो बंदा एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, जो बंदा एविडेंस एनालाइज कर रहा है, दे हैव टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है अपनी केस की। मगर जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस होते हैं, जिस तरह मैं जो केस मैं पूरी स्लाइड में लेके चल रहा हूँ, उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा जो है वो सर्टिफाइड हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि उसको फोरेंसिक्स का नॉलेज हो, उसका एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन का नॉलेज हो, उसको फोरेंसिक्स टूल्स यूज़ करने का प्रॉपर नॉलेज हो, मगर उसको सर्टिफाई होना ज़रूरी नहीं है। तो डिपेंड्स। मोस्टली कंट्रीज में इसी तरह है। फोरेंसिक्स अमेरिका में या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें ऐसे ही है। जो लीगल केसेस हैं, जो अब जिस तरह मैं एक टाइम के ऊपर यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के साथ एक हमारे लॉयर हैं जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तो उनको मैं सपोर्ट दे रहा था, तो उसमें उनके पास सर्टिफाइड लोग होना जरूरी है जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब आप कोर्ट में लेके जाते हैं तो जो आपका जो लॉयर है जो आपके ऑपोजिट काम कर रहा है,
وہ اس کی ہر کوشش ہوگی کہ آپ کے کیس کو وہ کمزور کرے. تو اس کیس کی مضبوطی کے لیے یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ کے پاس سرٹیفائڈ لوگ ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ آپ کے کیس کے اندر کوئی وہ کوئی ہول فائنڈ کر سکے اس کے اندر. مجھے پاکستان میں نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہے, مگر یہ چیزیں اب آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو لاز بھی آئے ہیں پاکستان میں آئی ٹی کے, اور ایف آئی اے انویسٹیگیشنز بھی کرتی ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کس قسم کے لوگ وہ ہائر کرتے ہیں. اور پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ ابھی اتنی ڈیولپڈ, ایون کہ ڈیولپ کنٹریز میں بھی فورینزکس انویسٹیگیشن, ڈیجیٹل فورینزکس انویسٹیگیشن بڑی ایک نیش جو ہے جسے کہتے ہیں اس کا ایک جو ہے فوکس ہے, ہر بندہ نہیں کر سکتا. اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ جج کے سامنے جاتے ہیں, جج جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے ڈیجیٹل فورینزکس کے اوپر, لائرز وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ڈیجیٹل فورینزکس کے اوپر, ان لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ سچویشن ہے اس سارے سینیریو کے اندر. اچھا, ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے وہ بات کی ہے ہوسٹ بیسڈ ڈیجیٹل فورینزکس کے اندر. اب ایک نیکسٹ چیز آ جاتی ہے نیٹ ورک فورینزکس. نیٹ ورک فورینزکس جو ہے یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے ہوسٹ فورینزکس کو. تو نیٹ ورک فورینزکس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو آپ کی نیٹ ورک ٹریفک ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر, آپ اس کو کیپچر کرتے ہیں. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ٹول کا وائر شارک, یا اور ڈفرینٹ ٹولز ہیں جو کہ نیٹ ورک ٹریفک کو کیپچر کرتے ہیں آن دا نیٹ ورک. تو آپ ان پیکٹس کو لے کے ان کو انالیسس کرتے ہیں. ان نیٹ ورک پیکٹس کا انالیسس جو ہے وہ جنرلی نیٹ ورک فورینزکس کے زمرے کے اندر آتا ہے. آپ وہ انالیسس آف لائن بھی کر سکتے ہیں. آف لائن سے مراد یہ ہے کہ وہ پیکٹ لے کے آپ ان کو لے جا کے اور جو نیٹ ورک فورینزکس کے ٹولز ہیں ان کے اندر ان کو ری پلے کر کے ان کو پیکٹس کو کھول کے تو آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. تو نیٹ ورک فورینزکس کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے مختلف سینیریوز ہو سکتے ہیں کہ آپ کے نیٹ ورک کے اوپر اٹیک ہوا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ بھی کون سا آئی پی تھا, کہاں سے آیا, کون سے سسٹم کے اندر اس نے اٹیک کیا اور کہاں سے ڈیٹا لیکیج ہوا. آپ نیٹ ورک فورینزکس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے نیٹ ورک کے اندر ایشوز آ رہے ہیں. آپ نیٹ ورک فورینزکس کر سکتے ہیں اگر آپ نے یوزرس کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا ہے. آپ نیٹ ورک فورینزکس کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈیٹا لیکیج کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, یا آپ نے میل ویئر انالیسس کرنا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان سب چیزوں کا ہوسٹ بیس انالیسس اور نیٹ ورک فورینزکس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. نیٹ ورک فورینزکس جو ہے آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ فائر وال کے لاگس دیکھ سکتے ہیں, آپ کو نیٹ ورک فورینزکس مل سکتی ہے, وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. انٹروژن ڈیٹیکشن جو ہے وہ نیٹ ورک فورینزکس کیپیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. سم سولوشنز جو ہیں جس طرح سپلنک ہے یا اور اس طرح کے سم سولوشنز ہیں وہ آپ کو نیٹ ورک فورینزکس پرووائڈ کر سکتی ہیں. ویب فریکسز ہیں, ای میل پراکسیز ہیں, پیکٹ سنیپرز ہیں. اور ایک ٹول ہے جو میں نے ابھی آج صبح ہی ایڈ کیا ہے, یہ اوپن سورس ٹول ہے, یہ آپ لوگ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ٹول بڑا زبردست ٹول ہے. کرتا یہ ہے کہ آپ کے پاس, آپ نے اگر نیٹ ورک ٹریفک کیپچر کی ہے وائر شارک کے اوپر, تو آپ کے پاس پی کیپ فائلز آتی ہیں, پی کیپ فائلز ہوتی ہیں. آپ وہ پی کیپ فائلز لے کے اس کے اندر آپ ایکسپلیکر جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر کھول سکتے ہیں. یہ ٹول کیا کرتا ہے کہ یہ ان پیکٹ کو ریکنسٹرکٹ کر کے ان میں سے ڈیٹا نکال کے آپ کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرتا ہے. مثلاً ای میلز, کریڈٹ کارڈ نمبرز, پکچرز, ویڈیوز, اس طرح کا ڈیٹا جو یہ ریکنسٹرکٹ کر کے آپ کو ان پیکٹ سے آپ کو دکھا سکتا ہے. سوال آیا کہ پیکٹ سنیپرز کیا چیز ہے؟ پیکٹ سنیپرز بیسیکلی آپ ایک نیٹ ورک میں آپ ایک ٹول لگا سکتے ہیں, جتنی بھی آپ کی نیٹ ورک ٹریفک جا رہی ہے یہ ان کو اٹھا کے ان کو اسٹور کر کے آپ کو دکھا سکتا ہے. تو موسٹلی جو ہیکرز ہیں وہ پیکٹ سنیپر یوز کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ نیٹ ورک کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اسی طرح نیٹ ورک ٹربل شوٹنگ کے اندر بھی آپ پیکٹ سنیپر سے آپ نیٹ ورک کا ڈیٹا اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. آئی پی ایڈریس ہے, آپ کے کچھ سینسیٹیو انفارمیشن چل رہی ہے, وہ سب کچھ جو ہے آپ کو نظر آ سکتا ہے.
तो अगर हाँ जी, ट्रैफिक जो एनक्रिप्टेड है उसका भी फोरेंसिक्स हो सकता है, उसके अंदर तरीका है। वैसे तो एनक्रिप्टेड ट्रैफिक जो है आप उसको नहीं देख सकते, मगर यहाँ पे मैंने देखा है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी पॉलिसीज होती हैं, उन्होंने इंटरनेट को कंट्रोल करना होता है, तो वो गेटवे के ऊपर एक डिक्रिप्टर लगाते हैं जिसके अंदर प्राइवेट कीज होती हैं, और वो जब ट्रैफिक जो है एनक्रिप्टेड ट्रैफिक उनके गेटवे से निकलती है तो वो उसको डिक्रिप्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर वो आगे जाती है। तो ये चीज़ें कंपनीज में ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आज के दौर में, कि अगर एक बंदा गूगल यूज कर रहा है कंपनी के एनवायरनमेंट में और वो गूगल HTTPS यूज करता है जो कि एनक्रिप्टेड है, मगर जब वो कंपनी के अपने गेटवे से गुजरेगी तो वो डिक्रिप्ट होएगी, और डीप पैकेट एनालिसिस की वजह से वो कंपनीज जो है उनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो उस ट्रैफिक को भी देख सकते हैं, मगर जनरली स्पीकिंग आप एनक्रिप्टेड ट्रैफिक को नहीं देख सकते। सॉरी रेहान भाई, तो ये जो डिक्रिप्टर लगे होते हैं तो उसमें तो फिर आपके क्रेडेंशियल्स भी वो क्या देख लेते हैं? जी, ये सब कुछ होता है, और उसमें होता है कि हर कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, और यहाँ पे रूल ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको एक रूल्स ऑफ बिहेवियर का डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, जिसमें आप कंसेंट देते हैं कि कंपनी जो है वो आपके कंप्यूटर को, आपकी कंप्यूटर एक्टिविटीज को, आपकी नेटवर्क एक्टिविटीज को जो कि कंपनी के अंदर हो रही है, जब कंपनी के प्रेमिसेस के ऊपर है, तो मॉनिटर कर सकती है। ये नहीं कि वो कर रही है, मगर वो आपसे कंसेंट लेते हैं एज एन एम्प्लॉयमेंट कि वो कर सकती है। तो हाँ जी, जब आप वो डिक्रिप्ट हो सकती है तो आपकी वो इंफॉर्मेशन भी जाहिर बात है वो देख सकते हैं। अच्छा रेहान में इसका मतलब तो ये हुआ कि एक एनालिस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव की तमाम उसको क्रेडेंशियल्स उसके पास होंगे, ऐसी बात हो जाएगी ना फिर? देखिए आप बिल्कुल हो सकता है एनालिस्ट, अगर एक एग्जीक्यूटिव जो है वो पकड़ा गया है गलत काम करते हुए या कंपनी के रिसोर्सेज को मिस यूज कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको लॉटरी की एग्जांपल दी थी, वो बंदा एग्जीक्यूटिव था कंपनी का, तो उसके जब हमने कंप्यूटर को एनालाइज किया तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, मगर आप एक एनालिस्ट जो है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं कर सकते। आपने बकायदा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स साइन होते हैं, और हर बंदे की एक यहाँ पे जो है अकाउंटेबिलिटी है। ये नहीं कि अगर एक एनालिस्ट है तो उसके पास सारा डेटा है तो वो फिर जो मर्जी करता है फिर उसके साथ, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर बंदे की एक ये प्रोफेशनली ये सारा काम जो है ये अमल में लाया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टूल्स फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स। बड़ा अच्छा सवाल था पहले जो आपने किया, तो उसका होपफुली मैं यहाँ पे जवाब दे सकूंगा कि टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है। तो बोथ कमर्शियल और ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए। जो सबसे ज़्यादा टूल्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से मैंने यूज होते देखे हैं, और मैं खुद भी एनकेस सर्टिफाइड रहा हूँ एक टाइम के ऊपर, वो है एनकेस, फोरेंसिक्स टूल किट FTK और HP गैरी। ये 3 मेजर टूल हैं और ये बड़े बड़े महंगे टूल हैं बाय करना, जो कि कंपनीज यूज करती हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए। ओपन सोर्स टूल जो है इनमें हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं और ये टूल्स आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन ओपन टूल्स को की यूजेज जो है वो इस प्रेजेंटेशन का फोकस नहीं है। हम लोग एक और ज़रूर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जिसके अंदर मैं आपको ये इन टूल्स को एक्चुअल यूज़ करना दिखा सकता हूँ। वो एक बिल्कुल अलग प्रेजेंटेशन हो जाएगी, मगर मैं आपको 2 कैटेगरीज आती हैं टूल्स के अंदर। एक वो टूल्स हैं जो कि इमेज एक्विजिशन टूल्स कहलाते हैं, जिसका मैं शुरू से जिक्र करता आ रहा हूँ, इमेज एक्वायर करना, इमेज बनाना, हार्ड डिस्क का एविडेंस लेना। वो जो टूल्स हैं वो इमेज एक्विजिशन टूल्स करते हैं, और उसमें हमारे पास जो टूल्स हैं वो है FTK इमेजर, जो कि आपकी हार्ड डिस्क का एक फोरेंसिकली साउंड इमेज बनाता है जिसका बाद में एनालिसिस किया जा सकता है। एक टूल है डंपिट। डंपिट जो है ये आपकी रैम का इमेज बना सकता है, फोरेंसिकली साउंड इमेज बना सकता है।
इसी तरह लिनक्स के अंदर जो dd कमांड है और ddlfc कमांड है, ये भी फोरेंसिकली साउंड कमांड है जिसको आप यूज करके आप इमेज बना सकते हैं। इसी तरह एक और टूल है मेंटर है, ये ट्रीआज टूल है। ट्रीआज का मतलब ये है कि आपने एनालाइज तो कर लिया, मगर अब आपने उसको एनालिसिस से पहले एक ट्रीआजिंग का फेज होता है जिसमें आपने जो एक्चुअल आर्टिफैक्ट्स है उनको वेरीफाई करना होता है। तो मेंटर है टूल जो है ये उसके लिए यूज किया जाता है। सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास आती है फोरेंसिक्स टूल की, वो है इमेज एनालिसिस टूल। ये जो हमने पिछले 3 टूल देखे थे वो जनरली इमेज एनालिसिस टूल के अंदर आते हैं, मगर ओपन सोर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होता है और जो मेरा फेवरेट है वो सैंस का एक है सिफ्ट टूल। इसको कहते हैं सैंस इन्वेस्टिगेटिव फोरेंसिक्स टूल किट। ये एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उबुंटू बेस्ड, जिसके अंदर सारे ओपन सोर्स टूल्स जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हुए हैं, और ये पूरी जो लिनक्स है ये फोरेंसिक्स फोकस्ड लिनक्स इमेज है। जिस तरह काली लिनक्स जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर फोकस्ड है, इसी तरह जो ये सैंस सिफ्ट है ये फोकस्ड है फोरेंसिक्स एनालिसिस के लिए। ऑटोप्सी, ये मैं अभी आपको आगे चल के केस दिखाऊंगा जिसके अंदर ऑटोप्सी टूल हमने यूज किया। वॉलेटिलिटी जो है ये ओपन सोर्स टूल है जो कि मेमोरी को एनालाइज करता है। लिनक्स के अंदर एक और टूल है फोरमोस्ट, आप ये यूज कर सकते हैं जो फाइल्स आपने डिलीटेड की हैं उनको रिकवर करने के लिए, इसको फाइल कार्विंग कहते हैं। बल्क एक्सट्रैक्टर इट्स अनदर ग्रेट ओपन सोर्स टूल जो कि आप जो इमेज के ऊपर आप इसको रन करें तो ये इसके अंदर मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म का डेटा निकाल के और बाकायदा उसको ऑर्गेनाइज करके फोल्डर्स में आपको दिखा सकता है। स्कैल्पल ये भी एक फाइल कार्विंग टूल है। तो ये डिफरेंट ओपन सोर्स टूल्स हैं जो कि इमेज एक्विजिशन टूल्स और इमेज एनालिसिस टूल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये बेसिकली इंटरफेस मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि FTK इमेजेस जो है वो ये टूल है, और आपको मैं ये दिखा भी सकता हूँ अपने यहाँ पे खोल के। ये FTK इमेजर है, ये फ्री टूल है, आप एक्सेस डेटा की साइट पे जाके रजिस्टर करें और आपको वो लिंक भेजेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप मेमोरी का इमेज भी ले सकते हैं, देखिए कैप्चर मेमोरी है, और इसके अंदर आपने जो एविडेंस एक्वायर ऑलरेडी किया हुआ है वो भी ओपन कर सकते हैं। मतलब मैंने एक एविडेंस जो मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा, आप इसके अंदर खोल सकते हैं। आप ऐड एविडेंस आइटम में जाए, वो पूछेगा कि फिजिकल ड्राइव है, लॉजिकल ड्राइव है, इमेज फाइल है। तो मेरे पास इमेज फाइल है जो कि मैंने फोरेंसिक्स इमेज फाइल लिया हुआ था। मैं इसके अंदर जाके उसको, ये इमेज फाइल पड़ा हुआ है मैंने रखा हुआ E01 फॉर्मेट के अंदर, इसको खोलूंगा, फिनिश करूंगा, और ये पूरा का पूरा इमेज फाइल आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समेत आपको दिखा देगा। यहाँ आप ये देखें कि इसमें अनएलोकेटेड स्पेस भी मैंने कॉपी की हुई है, और ये सारी NTFS आपके सामने नजर आ रही है, और उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइलें, सब कुछ इस वक्त मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैंने उस इमेज फाइल को खोल लिया। तो ये टूल जो है आप इमेज एक्विजिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक साइड के ऊपर जो जिस डिस्क का इमेज लेना है वो लगाएं, और दूसरी साइड के ऊपर दूसरी USB के अंदर जिसका जहाँ पे आपने इमेज लेना है वो लगाएं, सोर्स और डेस्टिनेशन, और आप इमेज एक्वायर करें और ये आपका इमेज बना देगा। तो FTK टूल जो है ये बड़ा अच्छा टूल है आपके इमेज एक्विजिशन के लिए, और ये कोर्ट में भी एडमिसिबल है। अच्छा, सैनसिफ्ट इस तरह की ये मैंने आपसे जिक्र किया था, ये उबुंटू बेस्ड सिस्टम है, और ये ऑटो DFIR, इसके अंदर सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन, आई हैव यूज्ड इट मैनी टाइम्स, और इट इज़ ऑल्सो एडमिसिबल इन कोड।
آپ اس کو ایز اے وی ایم ویئر اپلائنس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنی ونڈوز مشین کے اندر. آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ان کی سینس کی ویب سائٹ پہ جائیں, ڈاؤن لوڈ کریں اس کا وی ایم ویئر امیج, اور اس کو ورچولی بھی آپ رن کر سکتے ہیں. تو سینسف ورک اسٹیشن یہ ہے. Maybe in the future I can do a presentation where I can actually show you a case in Sensif and how to work with it. Autopsy, یہ ٹولز آپ کو آج میں دکھاؤں گا کس طرح سے یوز ہوتا ہے. اس کے اندر آپ ٹائم لائن انالیسس کر سکتے ہیں, ہیش فلٹرنگ کر سکتے ہیں, کی ورڈ سرچ کر سکتے ہیں, ویب آرٹیفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹا کارونگ کر سکتے ہیں, ملٹی میڈیا, انڈیکیٹر آف کمپرومائز, ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. یہ بیسک آٹوپسی کا انٹرفیس ہے. بلک ایکسٹریکٹر جب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, یہ بھی اوپن سورس ٹول ہے, یہ سینسفٹ کے اندر موجود ہے. جو امیج فائل جو میں نے کھولا تھا ابھی آپ کو میں نے ایف ٹی کے امیجر میں جو امیج فائل دکھائی تھی, آپ وہ امیج فائل اس بلک ایکسٹریکٹر ٹول کے ذریعے اگر آپ یہ بلک ایکسٹریکٹر ٹول اس امیج فائل کے اوپر رن کریں گے تو اس کے جو پلگنز ہیں وہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو, یہ ساری انفارمیشن, کریڈٹ کارڈ نمبر, ڈومین ٹیکسٹ, ای میل ٹیکسٹ, ایتھر ٹیکسٹ, یہ ساری چیزیں ان کے اس کے اندر ریگولر ایکسپریشنز ہیں. ان ریگولر ایکسپریشن کی بیس کے اوپر یہ اس امیج فائل کے اوپر جائے گا اور اس کے اندر سے یہ ساری انفارمیشن نکال کے ان فائلوں کے اندر سٹور کر دے گا. اگر اس بندے نے کریڈٹ کارڈ نمبر سٹور ہے تو وہ کریڈٹ کارڈ نمبر سارا نکال کے ایک فائل بنا کے آپ کو دے دے گا. کن کن انٹرنیٹ کی ڈومینس کے اوپر وہ گیا ہوا ہے, گوگل, اور وہ ساری نکال کے لسٹ آپ کو دکھا دے گا. اس امیج فائل کے اندر جتنے بھی ای میلز, ایڈریسز تھے وہ سارے نکال کے دکھا دے گا. اس طرح بے تحاشا انفارمیشن یہ نکال کے آپ کو ایک آرگنائز کر کے آپ کو دکھا دے گا آپ کے انالیسس کے لیے. بلک ایکسٹریکٹر جو ہے اس کا گرافیکل انٹرفیس بھی ہے اور کمانڈ لائن بھی ہے. یہ بی ای ویور جو ہے بیسیکلی بلک ایکسٹریکٹر کا گرافیکل انٹرفیس ہے. اس کے اندر آپ کو اس نے بہت آسانی کر دیا کہ آپ یہ انٹرفیس کھولیں اور آپ نے امیج فائل بتائیں. اس میں امیج فائل میں وہی جو میں نے ابھی فائل کھولی تھی اس کا اس کے اوپر کلک کر کے وہ امیج فائل ڈالیں. آپ نے بتا دیں اس کے اندر کہ بھی ایویڈنس کہاں پہ, آؤٹ پٹ کہاں پہ اسٹور کرنا ہے وہ بتا دیں. اور اس کے بعد کچھ جنرل آپشنز جو آپ نے سیٹ کرنی ہے, آپ نے کوئی پیرامیٹرز ٹیون کرنے ہیں وہ کریں. اور آپ بتا دیں کہ آپ نے کون کون سے اسکینر بلک ایکسٹریکٹر کے اندر یا پلگنز جو ہیں وہ آپ نے اس فائل کے اوپر رن کرنے ہیں. آپ ان کو چیک کر کے آپ اس کو صرف سبمٹ کریں گے اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں. یہ آپ کا وہ کر کے پورا ریزلٹ آپ کا جو ہے وہ جو آؤٹ پٹ ڈائریکٹری آپ نے یہاں پہ اسپیسیفائی کی ہے وہاں پہ یہ شو آپ کو دکھا دے گا اور آپ بعد میں جا کے اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ایکسپلورر ہے یا کروم ہے اس کی براؤزنگ ہسٹری کوئی پرپسلی ڈیلیٹ کر دیتا ہے, جی جی آئی ایم شیور کہ وہ ریکور ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے. سیکنڈلی وہ اگر ٹو اسٹارٹ ود وہ براؤزنگ ہسٹری انیبلڈ ہی نہیں تھی, یعنی کہ ڈیلیٹ تو اس وقت ہوگی نا کہ اگر وہ اس کی ہسٹری مینٹین کر رہا تھا اور بعد میں, جی جی لیکن اگر اس نے ہسٹری مینٹین کرنے میں انیبل ہی نہیں رکھا ہوا, جی جی کیا تب بھی وہ ریکور ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں اس کے اندر آپ کا انالیسس ہے, آپ کو میں نے ہوسٹ بیس انالیسس کا دکھایا اور آپ کو میں نیٹ ورک فورینزکس دکھائی ہے. اب ایک بندہ ایک آرگنائزیشن میں بیٹھا وہ بڑی ہوشیاری دکھا رہا ہے کہ جی میں نے جو ہے نا براؤزر ہسٹری انیبل ہی نہیں کی, وہ بڑا اپنی طرف سے باندھ رہا ہے. مگر آپ نے یہ ضرور آپ سوچیں کہ جب اس نے انٹرنیٹ براؤز کیا تو اس نے نیٹ ورک تو یوز کیا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اگر اس نے وہاں سے اپنے انٹرنیٹ کے اوپر اس نے انیبل نہیں کی ہوئی مگر میں اس کو پھر بھی نیٹ ورک فورینزکس کر کے پکڑ سکتا ہوں. تو ڈیٹا جو ہے نا وہ اویلیبل رہتا ہے کہیں نہ کہیں. اس کا کنٹرول اس کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر تو ہے, وہاں پہ وہ براؤزنگ ڈسیبل بھی کر دے گا اور براؤزنگ ہسٹری بھی ڈسیبل کر دے گا. مگر اگر آپ کے پراپر نیٹ ورک کنٹرولز ان پلیس ہیں, آپ کے پاس سم سولوشن پڑا ہوا ہے, آپ کی فائر والز ہیں, آپ ڈیٹا کیپچر کر سکتے ہیں, تو آپ اس کے آئی پی کے اوپر جا کے وہ سارا ڈیٹا نکال سکتے ہیں. تو آپ انٹل اور انلیس اس کا پورا کنٹرول ہے نیٹ ورک کے اوپر تو پھر ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. مگر اگر ایک نارمل یوزر ہے تو وہ کہتے ہیں بچ کے نہیں جا سکتا, وہ کہیں نہ کہیں سے وہ ڈیٹا نکالا.
ये आपका श्योर टाइमलाइन एनालिसिस जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अंदर आप जो है जब आपका डेटा जब आप फोरेंसिक्स करते हैं तो विंडोज़ के अंदर एक हिडन फाइल होती है जो कि आपको नॉर्मली नज़र नहीं आती है। उस फाइल के अंदर जब से विंडोज़ इंस्टॉल हुई है जब तक आपने इमेज लिया है उसका हर फाइल का रिकॉर्ड मौजूद होता है कि वो फाइल कब क्रिएट हुई थी या कब डिलीट हुई थी या कब चेंज हुई थी, कब मॉडिफाई हुई थी। हर फाइल का एक वो रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो आपने फाइल डिलीट भी कर दी, आपने सब कुछ कर दिया, तो जब मैं इमेज लूंगा ना तो ये वाली फाइल जो है ना बड़ी अच्छी है फॉर टाइमलाइन एनालिसिस। इसको कहते हैं, और इस टाइमलाइन एनालिसिस कहते हैं मैकबी। मैकबी एब्रीविएशन है, एम से बनता है मॉडिफिकेशन, ए से बनता है एक्सेस, सी से बनता है क्रिएशन और बी से बनता है बर्थ। बर्थ का मतलब ये है कि वो फाइल कब क्रिएट हुई, क्रिएशन एंड बर्थ। तो आप ये टाइमलाइन एनालिसिस से अब एक मैं केस कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि मुझे अंदाजा है कि ये बंदे ने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक इसकी एक्टिविटीज मशकूक थी। तो मैं वो टाइमलाइन एनालिसिस खोल के, और ऑटोप्सी के अंदर आप ये टाइमलाइन एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कौन कौन सी डेट पे किस किस जगह पे क्या क्या एक्टिविटीज की, और ये उसकी सारी एक्टिविटीज आपको उसकी इस फाइल के अंदर मिल जाती है। और ये फाइल जब कंप्यूटर रन कर रहा होता है तो आपको नजर नहीं आती है, फाइल हिडन फाइल है, आप इसको, और ये लॉक्ड फाइल है, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई प्रोसेस, कोई ह्यूमन इस फाइल को चेंज नहीं कर सकता। जब आप इमेज बना लेते हैं तो तब आपके पास इस फाइल का एक्सेस होता है और आप उसके ऊपर टाइमलाइन एनालिसिस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सिम सोल्यूशन है स्प्लंक, अगर आप चलो वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सैनशिफ्ट के अंदर एक टूल है, उसका नाम है लॉग टू टाइमलाइन, और उसको हम सुपर टाइमलाइन भी कहते हैं। तो इस टूल के अंदर ये है कि वो जो जिस फाइल का मैं जिक्र कर रहा था, आप जो इमेज फाइल हमने एक्वायर की हुई है, आप इस लॉग टू टाइमलाइन टूल्स को, ये नीचे मैंने कमांड भी दी हुई है कि आप कैसे इसको रन कर सकते हैं, आप उसको रन करें तो वो ये लॉग टू टाइमलाइन टूल क्या करता है कि ये पूरे इमेज के अंदर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश रिकर्सिवली जाता है और एक पूरी एक्टिविटीज की टाइमलाइन क्रिएट कर देता है आपके लिए, और उसको एक CSV फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में आपको बना के दे देता है। आप अब ये कर सकते हैं कि आप उस CSV फाइल को स्प्लंक के अंदर ओपन कर सकते हैं, और क्योंकि स्प्लंक स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों लेता है, आप इस फाइल को खोलें और अपना एनालिसिस आप स्प्लंक के अंदर कर सकते हैं। मैंने बल्कि ब्लॉग भी लिखा था, मैं आपको ब्लॉग बाद में लिंक भी शेयर कर दूंगा कि किस तरह आपने लॉग टू टाइमलाइन को लेके और स्प्लंक के अंदर उसका एनालिसिस करना है। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव भी होना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि आप कैसे जो है चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को यूज कर सकते हैं और फोरेंसिक्स कंडक्ट कर सकते हैं। अब लॉग टू टाइमलाइन जो है, इसके अंदर आप देखें कि कितने सारे प्लगइन्स हैं और कितनी सारी चीज़ों की टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। एक लंबी लिस्ट है। अगर आप, ये मैंने कमांड दी थी सैनशिफ्ट के अंदर कि लॉग टू टाइमलाइन के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें देख सकता हूँ। आप देखें कि मैं जो जिस फाइल का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको MFT फाइल कहते हैं। वो ये फाइल लिस्ट हुई है यहाँ पे, ये MFT फाइल, पार्ट्स द कंटेंट ऑफ NTFS MFT फाइल। ये वो फाइल है जिसके अंदर हर फाइल की एक्टिविटी मौजूद है। आप इसके अंदर इवेंट व्यूअर देख सकते हैं, एग्जिट फाइल देख सकते हैं, फायरफॉक्स की फाइल देख सकते हैं, प्रीफैच, डिफरेंट जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी टाइमलाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल, और जो सैनशिफ्ट है वो इस टूल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। इट्स अ ब्यूटीफुल टूल, और आप बेसिकली जो नेटवर्क फोरेंसिक्स में जो PCAP फाइल्स हैं उनका भी एनालिसिस और टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं इस टूल को यूज करते हुए। तो ये बड़ा एक किस्म का डेंजरस टूल है इफ इट्स इन द रॉन्ग हैंड्स। आप इसमें बड़ा कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं। एक और टूल है, ये भी टूल आज हम देखेंगे कि आपको ये पता है कि विंडोज के अंदर, ये भी ओपन सोर्स टूल है, और विंडोज के अंदर हर चीज जो है वो आपकी विंडोज की रजिस्ट्री में स्टोर होती है।
जो 3 मेजर रजिस्ट्री की जगह, सॉरी 5 मेजर रजिस्ट्री की जगह ऐसी हैं जहां पे सबसे ज़्यादा आपको कंप्यूटर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में, यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो ये 3 हाइव्स हैं, इनको हम हाइव्स कहते हैं, रजिस्ट्री हाइव्स। anti-user.dat, सिस्टम हाइव, सॉफ्टवेयर हाइव, सैम हाइव और सिक्योरिटी हाइव। इनका एनालिसिस मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, बड़ा क्विकली और बड़ी जल्दी हो जाता है अगर आप ये rec.pl टूल यूज करेंगे। तो ये मैंने लिंक भी दे दिया है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टूल जो है बोथ लिनक्स और विंडोज दोनों के ऊपर रन करता है। इस टूल के ऊपर उन्होंने एक और रैपर बना दिया जिसको ऑटो रिप कर दिया हुआ है, उसको ज़रा और आसान कर दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप लिनक्स में इसको कमांड लाइन में यूज़ करेंगे तो आपको कमांड्स देनी पड़ती हैं, थोड़ा सा पेनफुल है। तो किसी एक और बंदे ने एक और टूल लिख दिया जो कि इस प्रोसेस को ज़रा ऑटोमेट कर देता है। तो बेसिकली सेम टूल है मगर बेसिक उसको जिस तरह लिटिल बिट ऑटोमेट कर दिया। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक उसको दे दिया नीचे आपको। चलेंगे बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप लोगों ने कोई ब्रेक लेनी है, पानी शानी पीना है तो आप पी सकते हैं, या कोई सवाल है आप कर सकते हैं बिफोर के हम प्रैक्टिकल करके देखें। कोई क्वेश्चन 5 मिनट में क्वेश्चन के लिए ओपन करता हूँ अगर आपका सवाल है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एक केस है जो कि ऑटोप्सी के अंदर खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। कोई सवाल या मैं आगे चलूँ? मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। 5 मिनट ब्रेक कर लें। हाँ जी, भी टाइम है दरमियान में, तो इससे कि नमाज भी अदा कर लेंगे जिन्होंने नमाज अदा करनी है। जरूर, ये ठीक है। आप ऐसा करते हैं कि अभी क्या टाइम हुआ है, मेरे पास इस वक्त यहाँ पे 11:26 है, तो ऐसा करते हैं कि 6:26 सऊदीया में हो रहे हैं। हाँ तो ये कि 6:36 और या 11:36 पे 11:37 पे हम जो है तो वापस ज्वाइन कर लेते हैं। चलें, ठीक है जी। जिन्होंने पढ़नी है वो पढ़ लें। मेरा ख्याल है कि एग्री करते हैं सब। ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर सेशन स्टार्ट। अच्छा जी, तो सर अब जो ये हिस्सा है प्रेजेंटेशन का, ये जो है ये इसमें हम एक केस को डिस्कस करेंगे। ये ओपनली अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने आगे लिंक भी दिया हुआ है प्रेजेंटेशन के अंदर, जहां से जाके आप भी ये केस डाउनलोड करके तो इसको आप एनालाइज कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इट्स एन ओपन केस, इट्स जस्ट नथिंग को स्पेशल नहीं, इट्स जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। तो अब इसमें एक सिनेरियो ये है कि ये आप देखेंगे कि सितंबर के महीने में 20 सितंबर 2004 को किसी को एक डेल का नोटबुक कंप्यूटर मिला जिसका सीरियल नंबर था VLQLW। और ये जिन साहब को मिला, ये वहाँ पे मिला जहाँ पे इसके अंदर एक PCMCI ये कार्ड लगा हुआ था, एक्सटर्नल एंटेना लगा हुआ था। और शक ये गुजरा कि ये जो कंप्यूटर था ये यूज़ हो रहा था हैकिंग के लिए। और ये बंदा जो था ये किसी कॉफ़ी शॉप के बाहर स्टारबक्स में वहाँ पे कनेक्ट करके, तो जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे और वहाँ पे स्टारबक्स में बैठे हुए जो थे इंटरनेट भी ब्राउज कर रहे थे, उनकी ट्रैफिक को कैप्चर करके तो उनके क्रेडिट कार्ड्स, उनके यूज़र नेम और उनके पासवर्ड जो था वो चोरी कर रहा था। तो ये केस है। तो अब देखें, सबसे पहली चीज़ कि आपका फोरेंसिक्स जो है पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। तो पर्पस इसमें ये है कि एक बंदे को, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये लैपटॉप मिला, मे भी हो सकता है स्टारबक्स के मैनेजर को मिला हो कि भाई ये पड़ा हुआ था, ये बंदा क्या कर रहा था। तो उसने किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर किया जिसने इस कंप्यूटर का इमेज लिया, और अब वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि आया कि ये बंदा एक्चुअली में यही काम कर रहा था बैठा हुआ। अब वो प्रूव कैसे करेगा? वो उसको एनालाइज करेगा, उस केस को देखेगा, आर्टिफैक्ट्स को देखेगा, कौन वो बंदा था, ये कंप्यूटर किसके नाम पर रजिस्टर था, और उसका बंदे का निक नेम क्या था, ये सारी चीज़ें, कौन सा कार्ड कनेक्ट हुआ था, कौन कौन से सॉफ्टवेयर रन कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें देखेंगे कि, और ये प्रूव करेंगे कि ये बंदा यही काम कर रहा था। ठीक है जी, पर्पस, हमने पर्पस डिफाइन कर लिया।
تو اب اس کو دیکھنے کے لیے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں.